सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं आप कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग पैसे कितने किराया दे के आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, सलाम अम्बेडकर वो चैनल है जिसके जरिए हम आपके पास वो खबरें लेकर के आते हैं जो टीवी और अखबार के द्वारा छुपा ली जाती हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आप ही के काम की खबरें होती हैं। तो चलिए रुख करते हैं प्रमुख खबरों की तरफ। कल झारखंड की सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसका इंतजार इस देश की तमाम शांति पसंद जनता इंतजार कर रही थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जाता रहा है और उस एवज में कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। लेकिन झारखंड की सरकार ने इस पर पहल करते हुए एक ऐसा कानून बनाया है कि अब लिंचिंग करने वालों पर लगाम लग सकेगी। पूरे देश भर में कहीं दलितों को तो कहीं अल्पसंख्यक लोगों को लिंचिंग का शिकार होना पड़ता था और ऐसी घटनाओं को वो लोग अंजाम देते थे जो चाहते थे कि ये देश सेक्युलर देश नहीं बल्कि एक अंध धार्मिक देश बने। जैसे ही ये कानून पास हुआ, इसमें बहुत सारी धाराएं हैं जो कहती हैं कि अगर किसी को छोटी मोटी चोट लगती है लिंचिंग के दौरान तो उसमें 1 साल से 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। इसके साथ ही 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अगर किसी को गंभीर चोट लगती है तो उसमें 3 से 5 साल तक की कैद और इसी के साथ साथ इसमें 3 लाख से लेकर के और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। अगर ऐसी घटनाओं में कोई हताहत हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है तो उसमें मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। झारखंड विधानसभा के अंदर बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने इसका बहिष्कार भी करने की कोशिश की, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा इसे ध्वनि मत से पास कर दिया गया, क्योंकि बहुमत इस बिल के पक्ष में था और ये बिल पास हो गया। ऐसी ही एक मॉब लिंचिंग की घटना कल भी झारखंड के पलामू जिले में घटित हुई है और ऐसी घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो इस देश को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं। इस देश में लगभग 6 करोड़ नए लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंचे हैं इस 1 साल के अंदर, और ये भी बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद मैना लखानी लिखती हैं, जातिवाद का जहर, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जातिवाद का जहर कायम है, लेकिन सबको आरक्षण दिखता है लेकिन शोषण नहीं दिखता। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, क्या आपका यही सुशासन है और गुड गवर्नेंस है? आपके राज्य में दलितों आदिवासियों का सबसे बुरा हाल होते जा रहा है। और इसके साथ उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की है। एक व्यक्ति की शादी हुई, उसमें बिंदौली निकालने के 25 दिन बाद भी उसे डर के साए में जीना पड़ रहा है और उसके घर पर 24 घंटे पुलिस लगाई गई है। देश का 7 वर्षों में 11 लाख करोड़ जो पैसा है वो पूंजीपतियों को दे दिया गया और उसे माफ़ भी कर दिया गया। कर्ज के तौर पर दिया गया लेकिन उसे माफ़ कर दिया गया। कहीं गरीब व्यक्ति किसी बैंक से 5,000 10,000 रुपये ले लेता है तो उसके घर की नीलामी तक की जा सकती है, लेकिन हो क्या रहा है, इसके उलट हो रहा है कि पूंजीपति लोग सरकार से कर्जा ले लेते हैं और उसी पैसे से यही पूंजीपति लोग सरकार से सरकारी संस्थानों को खरीद रहे हैं। तो ये कितना बड़ा घोटाला है? आप सबकी राय इस विषय में क्या है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। 2014 से पहले अपने भाषणों में मोदी जी एक बात ज़रूर कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का राज, लेकिन अब देश की हालत ये हो गई है कि एशिया के 48 देशों की सूची में सबसे निचले स्तर पर
भारत के रुपए की कंडीशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा गिरा है। तो इस देश का पैसा गिरा है, इस देश के रुपये की हालत गिरी है, और ये काफ़ी सोचने समझने और चिंता का विषय है। सुशील शिंदे लिखते हैं, इन विलेज खेडली ऑफ MP, Savan Guns stopped a Dalit student on his way to school and beat him up badly, in which student has suffered serious injuries even one day after the FIR. No action was taken by the police, seeing Dalit child going to school. How the ass of ox is burning. यानी कि ये जातिवाद का बहुत बड़ा चेहरा है कि इस देश के अंदर किसी राह चलते हुए स्कूली छात्र को मिल करके कुछ लोग पिटाई कर देते हैं सिर्फ जातिवाद के आधार पर। कोमल मीना लिखती हैं, बैंकों को बेचने के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सरकारी घाटे से उबारने का तर्क दिया जा रहा है, जो कि निराधार है। घाटे में तो मित्र पूंजीपतियों को बेहिसाब लोन देकर किया जा रहा है। असल में ये लाखों SC ST OBC सरकारी नौकरियों व आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। यानी कि इस तरीके से इस देश का सारा पैसा पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है, और उसी पैसे से ये पूंजीपति देश के उद्यमों को या सरकारी संस्थानों को खरीद रहे हैं। और ये सिर्फ किस लिए किया जा रहा है, ताकि इस देश में SC ST OBC के लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी ना दी जा सके। योगेश मीना लिखते हैं, विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है, और वो जितनी बार विधायक बनते हैं हर कार्यकाल की अलग अलग पेंशन जुड़ती है और मिलती है। तो सरकारी कर्मचारी जो 15 से 25 साल की नौकरी करते हैं, तो सरकारी कर्मचारी जो 15 से 25 साल नौकरी करते हैं उन्हें पेंशन क्यों नहीं? हमें चाहिए पुरानी पेंशन, एक ही मिशन पुरानी पेंशन। ये एक पोस्टर भी उन्होंने इसके साथ साथ शेयर किया है। तो ये काफ़ी मार्मिक सवाल है, क्या इस देश के जो तमाम मेहनतकश लोग हैं, जो काफ़ी समय अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं नौकरियों में, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, उन लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 25 दिसंबर के क्रिसमस डे और 1 जनवरी के नव वर्ष के कार्यक्रमों को रद्द करने का ऐलान किया है, और इसमें लोगों को एकजुट होने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मनाही की गई है। इक्वलिटी नाम से एक ट्विटर हैंडल है जो कहते हैं, जो ब्राह्मण मंत्रों से समुद्र सुखा सकते हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हो सकते हैं, ग्रहों की दिशा मोड़ सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं, पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर सकते हैं, फिर वो ब्राह्मण कश्मीर से भागे क्यों? तब तो कोई आरक्षण नहीं था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश को अंधविश्वास के नाम पर ऐसे पाखंडों में झोंका गया जिसका कोई आधार ही नहीं था, लेकिन अब सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। अनुभव लिखती हैं, फ्री में नमक चना तेल दे सकते हैं पर फ्री शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षा सवाल को पैदा करती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर शिक्षित होगा व्यक्ति तो उसका दिमाग खुलेगा, उसे अंधविश्वास में नहीं ढकेला जा सकता है। तो इसलिए ये इन सरकारों की कोशिश रहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त खाने की आदत डाली जाए, क्योंकि अगर लोगों को मुफ्त की खाने की आदत होगी तो वो अपने जो उनके मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक जाएंगे और सवाल खड़े नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर एरिया में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, उनके रिश्तेदारों, मेयर और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार कर जमीनें खरीदी हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की निगरानी में SIT बनाकर और CBI के द्वारा कराई जाए जांच। यानी कि इन्होंने इस बात को जांच का, आम आदमी पार्टी ने इस बात के लिए जांच करने के लिए गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि SIT को गठित किया जाए, और ऐसे लोगों को जिन्होंने राम मंदिर के एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में जो ज़मीनें हैं उन पर कब्जा किया है, वो किस तरीके से इन्होंने अपने हाथों में लिए हैं, इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जो काफ़ी बड़ा मुद्दा है। आपकी इस विषय में क्या राय है? क्योंकि
राम मंदिर आस्था का मामला हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ धंधे का मुद्दा भी जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर सभी ब्राह्मणवादियों ने, भाजपा के आईटी सेल ने, भाजपा के मंत्रियों ने, मेयर और डिप्टी कमिश्नर, जितने भी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने जो ज़मीनें खरीदी हैं, तो ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं हो सकता, बल्कि ये धंधे से जुड़ा मामला है। अनिल तंवर लिखते हैं, जब वीपी सिंह ने 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया, तब बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी थी। पिछड़ों याद है या सब कुछ भूल गए? तो इस देश की जनता को वो सारे मुद्दे याद होने चाहिए कि कब कब किसने उनके साथ में धोखाधड़ी की है और कब कब उनके अधिकारों के साथ किसी ने छेड़खानी की है या किसी ने उनके अधिकारों को हनन करने के लिए बिसात बिछाई है। आगे अनुबोध की तरफ से एक और ट्वीट आया है, जिसमें अनुबोध लिखती हैं, सरकारी बस में किसी के झंडे नहीं लगाए जाने चाहिए। ये बस सार्वजनिक हैं, ये गलत कर रही है बीजेपी सरकार। इस तरह से सरकारी बसों में बीजेपी के या अन्य पार्टी के झंडे नहीं लगने चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, जब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कोई पार्टी अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रही है, तो ये इस देश की जनता के अधिकारों पर हनन है, जो काफ़ी बड़ा सवाल है। और आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। स्कूल के बच्चों ने एक दलित महिला के हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर दिया, तो ये जातिवाद ऐसा है जिसे बचपन में ही अपने बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता है वो जातिवादी लोगों के द्वारा, और इस व्यवस्था को किस तरीके से उखाड़ा जा सकता है, ये इस देश को सोचना होगा। तो झारखंड सरकार ने जो मॉब लिंचिंग पर कानून बनाया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के परिवार के एक्सीडेंट मामले में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। ये काफ़ी बड़ी खबर है। एक आदिवासी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा है। नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो, हम बनने के लिए तैयार है, सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर। आपको नहीं बात कर नहीं पाते तो किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं, आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते हैं। उस बच्ची को उसकी हिम्मत के कारण 2 दिन के लिए कलेक्टर बनाया जा रहा है, और इस विषय में लोगों का क्या कहना है? मीना कोतवाल लिखती हैं, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल कर रहेंगे जो खिलने वाले होते हैं। और इसके साथ उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी शेयर की है, जिसमें ये खबर प्रमुखता से छपी है दैनिक भास्कर अखबार के अंदर, कि इस आदिवासी बच्ची को 2 दिन के लिए कलेक्टर बनाया जाएगा। और इसी में उस बच्ची का इंटरव्यू भी छपा हुआ है, जिसमें वो कहती है कि मैं गांव की रहने वाली हूं, एक किसान परिवार से, जो गरीब किसान परिवार है, उससे मैं संबंध रखती हूं। घर में पैसे कम होने के कारण हम कॉलेज जाने में असमर्थ हो पाते हैं। इसी साल मैंने बीए फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है, और बस का किराया कम करवाने के लिए हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। वो बाहर आ नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये बातें कहीं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस बच्ची की हिम्मत को काफ़ी दाद मिल रही है, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। अनेक नेताओं ने भी, अनेक सामाजिक संगठनों के मुखिया भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और इसी के चलते इस बच्ची को सरकार ने 2 दिन के लिए कलेक्टर नियुक्त करने का फैसला किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस विषय में लोगों का और क्या कहना है?
सुशील सिंधे लिखते हैं, जब वंचित तबके से आने वाली हमारी बहनें पढ़ लिख लेंगी तो कुछ इस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ललकारेंगी और आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगी। जय भीम, जय बिरसा, जय जोहार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि जब शिक्षा किसी को मिल जाती है तो वो अपने सवाल रखने के लिए समर्थ हो जाता है, लेकिन अगर कोई शिक्षित नहीं हो पाता है तो वो अपने घर में भी अपनी बात नहीं रख पाता है। मानसिंह मरमत लिखते हैं, सैल्यूट बहन, आपकी हिम्मत हौसले को सलाम करता हूं, आपके इस जज्बे को। ये होती है आदिवासियों की पहचान। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है, संविधान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके कारण इन सभी लोगों का वजूद है, सभी लोगों के कर्तव्य और अधिकार जिसमें निहित हैं, उसे पढ़ाने की बजाय सरकारों ने फैसला लिया है कि वेदों, पुराणों, गीता को पढ़ाया जाएगा। पिछले 7 साल के अंदर 8.5 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। ये वो लोग हैं जो इस देश का पैसा लेकर के भागे हैं, इस देश का कर्जा लेकर के भागे हैं, और इस देश में जिन्हें सुकून महसूस नहीं होता है, जो नहीं सोचते कि ये देश रहने के लायक है। आपकी इस खबर के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, और हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।